ट्रेनिज पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इल्यूमिनेशन चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था। उस चैप्टर में उस वीडियो में मैंने आप लोगों को इल्यूमिनेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं, यानी शब्दावली होते हैं जो आप लोगों को बार बार देखने को मिलते हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इल्यूमिनेशन फैक्टर, यानी प्रदीपन के कारक, यानी वो कौन कौन से आपके कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, यानी कि आपका इल्यूमिनेशन कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है या फिर नॉर्मल हो सकता है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से इल्यूमिनेशन पे असर पड़ता है, उसको बोला जाता है इल्यूमिनेशन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इल्यूमिनेशन फैक्टर। इल्यूमिनेशन फैक्टर को हिंदी में बोला जाता है प्रदीपन कारक। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि इल्यूमिनेशन फैक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि वो सभी कारक, यानी कि वो सभी कारक जिनकी वजह से आपकी इल्यूमिनेशन पे असर पड़ता है, यानी कि इल्यूमिनेशन आपका कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, वो सभी आपके इल्यूमिनेशन फैक्टर कहलाएंगे। तो ये तो पता चल गया कि आपके इल्यूमिनेशन फैक्टर क्या होते हैं, लेकिन अब कितने तरह के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इल्यूमिनेशन फैक्टर आपके 3 तरह के होते हैं। पहला होता है स्पेस हाइट रेशियो, दूसरा होता है प्रैक्टिकल फैक्टर और तीसरा होता है डिफ्रेंशिएशन फैक्टर। इन तीनों बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले आप लोग नोट कर लीजिए वो तीनों कारक कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आप लोगों का स्पेस हाइट रेशियो, दूसरा होता है प्रैक्टिकल रेशियो, और इसके बाद से आप लोगों का तीसरा जो आपका फैक्टर होता है वो होता है डिप्रेसिएशन फैक्टर। तभी तीनों आपकी स्पेस हाइट रेशियो, प्रैक्टिकल रेशियो और डिप्रेसिएशन फैक्टर आप लोगों के क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसका मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए। पहले एक बार आप लोगों को मैं एक मोटे तौर पर बता दूंगा, उसके बाद मैं इन सब के बारे में ब्रीफली बताऊंगा। क्योंकि स्पेस हाइट रेशियो जैसे नाम से मालूम है, जो आपके सोर्स हैं, यानी कि जो भी आपके लैंप हैं जो आपको प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, प्रदीपन कर रहे हैं, उनके बीच में कितना स्पेस और कितना हाइट है, उसके रेशियो को स्पेस हाइट रेशियो कहा जाता है। ये किस प्रकार से आप लोगों का असर करता है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वैसे प्रैक्टिकल रेशियो में बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई भी लैंप आप लोगों को बनाया जाता है तो लैंप कहीं ना कहीं उसको टेस्ट किया जाता है प्रयोगशाला में या फिर वर्कशॉप में, तो वहाँ पे उसका फैक्टर कुछ और हो सकता है। फिर जहाँ पे आप यूज करते हैं वहाँ पे उसका प्रयोग करने के समय कुछ और स्थिति हो सकती है, तो इसके कारण भी आपका अंतर पड़ता है। इसको बोला जाता है प्रैक्टिकल फैक्टर। और तीसरा होता है डिप्रेसिएशन फैक्टर। डिप्रेसिएशन फैक्टर आपके गंदगी कारण होता है, धूल मिट्टी गंदगी, किसी भी तरह की गंदगी के कारण आपके जो अंतर आता है वो डिप्रेसिएशन फैक्टर होता है। यह मैंने आप लोगों को मोटा मोटी समझा दिया है। अब मैं इन सब के बारे में एक एक करके ब्रीफली समझाने वाला हूँ। सबसे पहले स्पेस हाइट रेशियो पढ़ेंगे, उसके बाद से प्रैक्टिकल रेशियो पढ़ेंगे, उसके बाद से डिप्रेसिएशन फैक्टर पढ़ेंगे। इनके बारे में मैं आप लोगों को बताना हूँ। सॉरी, प्रैक्टिकल रेशियो नहीं होता है, प्रैक्टिकल फैक्टर होता है। इसके बारे में ये प्रैक्टिकल फैक्टर होता है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल फैक्टर होता है, रेशियो नहीं होता है। इल्यूमिनेशन फैक्टर में जो आप लोगों का पहला फैक्टर आता है वो आता है स्पेस हाइट रेशियो। सबसे पहले हम यही शुरू करेंगे। देखिए स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है। जितने भी आपके लैंप हैं किसी कमरे में लगे होंगे, किसी वर्कशॉप में लगे होंगे या फिर किसी भी संस्थान में लगे होंगे, उन लैंपों के मध्य की जो बीच की दूरी है
वो दूरी और लैंपों के जो ऊंचाई है, यानी कि फर्श से कुछ ऊंचाई पे लगे होंगे, दीवार पे लगे होंगे या फिर छत पे लगे होंगे, तो उनकी कुछ ऊंचाई होगी, उनकी ऊंचाई के अनुपात को ही स्पेस हाइट रेशियो कहा जाता है। ये होता है, इसको नोट कर लीजिए, लैंपों के बीच की दूरी व लैंपों की ऊंचाई के बीच का अनुपात है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी इससे किस प्रकार फर्क पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जिस कमरे में आप लोग कहीं बल्ब लगाएंगे और आप उसकी बल्ब की ऊंचाई अगर आप उसको ज़्यादा नीचे कर देते हैं, तब भी कमरे में आपका जो प्रदीपन है वो सही प्रकार से नहीं होता है। और उसको ऊंचाई ज़्यादा कर देते हैं तब भी आपके कमरे में प्रदीपन ठीक प्रकार से नहीं होता है, रोशनी कम ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप उसको एक ऊंचाई पे लगभग 2.4 मीटर या फिर 2.2 मीटर पे आप उसको लगाते हैं, तो आपके कमरे में प्रदीपन बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए आपकी स्पेस हाइट रेशियो पर निर्भर करता है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कमरा बड़ा है या फिर कोई भी वर्कशॉप आपका ज़्यादा बड़ा है, तो उनके बीच में जब आप ट्यूबलाइट लगाते हैं या फिर लैंप लगाते हैं, तो उनके बीच में आप लोगों को एक दूरी मेंटेन करनी पड़ती है कि इतने दूरी के बीच अगर आप ट्यूबलाइट लगाएंगे या लैंप लगाएंगे तो आपकी रोशनी बिल्कुल पर्याप्त फैलेगी, यानी कि आपका प्रदीपन बिल्कुल अच्छे प्रकार से होगा, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपकी रोशनी बिल्कुल पर्याप्त होगी। लेकिन अगर उसके बीच में अगर आप किसी भी तरह की गड़बड़ करते हैं, इनकी दूरी अगर ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लैंपों के बीच की दूरी, और आप ऊंचाई बढ़ा देते हैं या फिर ऊंचाई कम कर देते हैं, तो इसकी वजह से आपका ये एक रेशियो जो होता है, इसकी वजह से आपका प्रदीपन जो है आपका खराब हो सकता है या फिर अच्छा हो सकता है। इसको ध्यान में रखा जाता है। अब आप स्पेस हाइट रेशियो किस प्रकार समझिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई कमरा है, कोई भी एक रूम है, अब इस रूम में आपके 2 लैंप लगे हुए हैं। एक लैंप आपका ये हो गया, यानी कि आपका एक लाइट सोर्स है, दूसरा एक ये हो गया, ठीक। तो अब ये स्पेस हाइट रेशियो किस पे निर्भर करेगा, इन दोनों लैंपों की, यानी कि ये आपका सोर्स 1 हो गया, सोर्स 2 हो गया, इन दोनों लैंपों के बीच की दूरी जितनी होगी, मान लीजिए बीच की दूरी d है, यानी कि इन दोनों लैंपों के बीच की दूरी आपने d डिस्टेंस पर रखी हुई है, और इनका जो ऊंचाई है, ये आपने ऊंचाई h रखा हुआ है, तो फिर इस आपका स्पेस हाइट रेशियो क्या हो जाएगा, स्पेस हाइट रेशियो इक्वल आपका स्पेस हाइट रेशियो हो जाएगा लैंपों के बीच की दूरी, यानी कि लैंपों के बीच की आपकी हॉरिजॉन्टल दूरी जितनी होगी वो लैंपों के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी, और ये स्पेस हाइट रेशियो है, तो कितना, ये तो स्पेस हो गया इन दोनों के बीच में। अब हाइट कितना है, h है, लैंपों की ऊंचाई। देखिए आपका स्पेस हाइट रेशियो क्या हो गया, लैंपों के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी और लैंपों की ऊंचाई, इन दोनों का अगर आप अनुपात निकाल देंगे तो यही इसका स्पेस हाइट रेशियो हो जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला होता है स्पेस हाइट रेशियो के लिए। इसको स्पेस हाइट रेशियो को, आप लैंपों के बीच की दूरी कितनी है, लैंपों के बीच की दूरी आपकी d है, और लैंपों की ऊंचाई कितनी है, लैंपों की ऊंचाई h है, तो इसको d/h भी लिखा जाता है। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रख लीजिएगा, इससे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं स्पेस हाइट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, कैसे सीधे आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको आप लोग अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। इसके बाद जो इल्यूमिनेशन फैक्टर, आपको जो दूसरा फैक्टर होता है प्रैक्टिकल फैक्टर।
अब समझिए प्रैक्टिकल फैक्टर क्या होता है। जैसे कोई भी आपका लैंप है या फिर एलईडी हो गया या फिर बल्ब हो गया या फिर ट्यूबलाइट हो गया, मतलब कोई भी आपका उपकरण है जो आपको प्रकाश देता है, यानी निर्माण के समय जब उसका टेस्टिंग की जाती है, तो टेस्टिंग कहाँ की जाती है, किसी वर्कशॉप में किया जाएगा या फिर प्रयोगशाला में किया जाएगा। तो वहाँ पे जब टेस्टिंग के समय जब उसका ल्यूमिनेशन टेस्ट किया जाता है, वो हो सकता है कुछ और हो, और जब आप उसको वाकई में जब यूज करें तो उस समय आपका उसका ल्यूमिनेशन कुछ और हो, ये हो सकता है। और ये क्यों हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है कि जहाँ पे टेस्टिंग की गई हो वहाँ पे हो सकता है कि वो कुछ और क्षेत्र हो, यानी कि कुछ उसका जो एरिया हो कुछ अलग हो, या फिर लैंपों की ऊंचाई अलग हो, या फिर जो आपके छत हो, दीवार हो, अन्य फिटिंग्स हो वो अलग हो। तो इसकी वजह से आपका प्रैक्टिकल फैक्टर की वजह से आपके इल्यूमिनेशन पे आपका अंतर पड़ जाता है। तो इसके मेनली 3 कारण होता है। पहला होता है प्रदीपन क्षेत्र। देखिए प्रदीपन क्षेत्र या फिर इसको क्या बोला जाता है, प्रदीपन होने वाला क्षेत्र। जैसे आपने वर्कशॉप में जो आपने टेस्टिंग की है, वो टेस्टिंग आपने की कि हमने 10 मीटर स्क्वायर का कमरा है या फिर 10x8 मीटर का कमरा है या फिर 10x8 फीट का कमरा है, उसमें आपने उसके ल्यूमेन की टेस्टिंग की। लेकिन आपने जब उसको प्रयोग करने गए तो आपने प्रयोग करने के समय टेस्टिंग किसी और कमरे के लिए की थी और आपने प्रयोग किसी और कमरे में कर लिया। तो उससे की वजह से आपके प्रैक्टिकल फैक्टर की वजह से, यानी कि आपने टेस्टिंग तो किसी और ल्यूमेन पे किया था, किसी और क्षेत्रफल पे किया था, लेकिन आपने प्रयोग कहीं किसी और क्षेत्र पे कर लिया, तो उसकी वजह से आपका प्रैक्टिकल फैक्टर की वजह से आपका ल्यूमेन पे असर पड़ता है। दूसरा होता है आपका दूसरा होता है लैंपों की ऊंचाई। जैसे आपने जब वर्कशॉप में या फिर प्रयोगशाला में जब आपने उसका लैंपों का जब टेस्ट किया, तो लैंपों की आपने कुछ ऊंचाई रखी होगी, उस ऊंचाई पर आपने टेस्ट किया होगा कि उसका प्रकाश किस प्रकार से फैल रहा है। लेकिन जब आप उसको प्रयोग करने गए तो प्रयोग में आपने हो सकता है कि आपने ऊंचाई कम कर दी हो या फिर अधिक कर दी हो, जिसकी वजह से उसका प्रकाश जो फैल रहा है यानी जो प्रदीपन हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो गए, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट जो है आपके टेस्टिंग से अलग देखने को मिल सकता है। इस वजह से इसका दूसरा हो जाता है लैंप की ऊंचाई। और इसके बाद से इसमें तीसरा हो जाता है छत, दीवार या फिर अन्य फिटिंग। जैसे आपकी छत है, छत हो सकता है कि आपने जहाँ पे आपका वर्कशॉप जहाँ पे आपने उसका टेस्टिंग किया है वहाँ पे जो छत हो उसका कलर कुछ और हो, छत की ऊंचाई कुछ और हो, दीवार के बीच की दूरी कुछ और हो, तो इसकी वजह से भी आपके प्रैक्टिकल फैक्टर का असर पड़ता है। इस वजह से आपका इल्यूमिनेशन फैक्टर आपका डिस्टर्बेंस होता है। जो इसका हो जाता है तीसरा हो जाता है छत या दीवार का छत या दीवार का जिस पे आपने टेस्टिंग की है, वो जिस वर्कशॉप से आपने टेस्टिंग की है उससे आपका कुछ और प्रकार का होना है। जैसे उसका कलर अलग हो सकता है, उसकी ऊंचाई हो सकती है। जैसे आप लोग पता है कि जो आपका छत है वो आपने हल्के कलर से कलर करवाया हुआ है, तो वहाँ पे आपका परिवर्तन ज़्यादा हुआ, तो उस वजह से आपका वहाँ पे प्रदीपन भी अच्छा हुआ। लेकिन अगर आपने किसी गहरे कलर से आपने कलर करवाया हुआ है छत को, दीवारों को, तो फिर आपका वहाँ पे परावर्तन कम होगा और वहाँ पे आपका इल्यूमिनेशन भी आपको कम प्राप्त होगा। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जिन्हें प्रैक्टिकल फैक्टर कहा जाता है, और ये तीनों फैक्टर जो है आपके प्रैक्टिकल फैक्टर का अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लैंपों की ऊंचाई कौन सा फैक्टर है, तो प्रैक्टिकल फैक्टर है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस बात से हम लोग जो तीसरा फैक्टर होता है डिप्रिसिएशन फैक्टर, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके बाद जो आपका इल्यूमिनेशन फैक्टर का सबसे लास्ट फैक्टर होता है वो होता है डिप्रिसिएशन फैक्टर। ये बेसिकली इस वजह से होता है जैसे आपके गंदगी के कारण हो गया, जैसे आपके जो लैंप हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, उनके ऊपर आपका धूल पड़ गया हो, मिट्टी पड़ गया हो, जिसकी वजह से आपका जो है प्रकाश कम निकलता है, क्योंकि प्रकाश जो विकृत होता है उन स्रोत से, आपका लैंप या फिर ट्यूबलाइट से, वो धूल पड़ जाने का उससे जो प्रकाश विकृत करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से आपका जो है
डिप्रेशन फैक्टर की, इसको डिप्रेशन फैक्टर बोला जाता है, और इस वजह से आपका जो इल्यूमिनेशन जो है वो कम हो जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके जो दीवार है, छत है, उन पे गंदगी हो गई हो, तो और दीवारों पे भी गंदगी हो जाती है, तो दीवारों पर से आप जानते हैं कि कोई भी दीवार है या फिर कोई भी तल है, प्रकाश पड़ करके फिर परावर्तित होती है, जिसकी वजह से आपका जो इल्यूमिनेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपकी दीवार गंदी हो गई हो तो आप जब प्रकाश पड़ती है तो बहुत ही कम परावर्तित हो पाती है, और जब प्रकाश कम परावर्तित होगी तो फिर आपका इल्यूमिनेशन भी कम होगा। इसलिए जब कोई भी वर्कशॉप या फिर कोई भी कमरा बनाया जाता है तो उसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसको सफाई अच्छी प्रकार से की जा सके, और उसके जो कलर हो वो हल्के कलर से करवाया जाता है, ताकि आपका प्रकाश जो है बराबर परावर्तित हो सके, और जितनी और आप हल्के कलर से कमरे को कलर करवाएंगे तो आपके कमरे में किसी प्रकार की गंदगी होती है तो आसानी से आप लोगों को दिख जाता है हल्के कलर पे, और उसको आसानी से साफ किया जा सकता है। तो इस घटना को हम लोग डिप्रिसिएशन फैक्टर बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है कि डिप्रिसिएशन फैक्टर का फार्मूला जो होता है कि आपके प्रकाश कमरे में जो इल्यूमिनेशन इस वक्त है, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन है जैसा आप प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि आपके हो सकता है आपके बल्ब पे या फिर एलईडी पे ट्यूबलाइट पे आपकी धूल मिट्टी और गंदगी बैठी हो, उसमें जब आप प्रयोग कर रहे हैं और बटे यानी कि उसका अनुपात में उस स्थिति की, यानी कि आप एक आइडियल केस की तुलना कर रहे हैं जिसमें कमरे में बिल्कुल साफ सुथरा हो, बल्ब बिल्कुल आपका साफ सुथरा, उस पर धूल मिट्टी न जमी हो, आपका अगर एलईडी है तो एलईडी का जो कांच होता है वो घिसा हुआ ना हो, यानी कि आपका बिल्कुल आइडियल कंडीशन में, और फिर आप जो नॉर्मल कंडीशन में जब आप उन दोनों का अनुपात जब निकालेंगे तो वही आपका डिप्रिसिएशन फैक्टर निकल के आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है इल्यूमिनेशन इन नॉर्मल वर्किंग यानी कि आप जिस स्थिति में अभी काम कर रहे हैं, धूल मिट्टी जैसे भी है, उस स्थिति में जो आपका इल्यूमिनेशन हो रहा है उसके अनुपात में इल्यूमिनेशन व्हेन ऑल सब्जेक्ट्स आर क्लीन, यानी कि एक कंडीशन तो वो है जिसमें आप कमरे में इल्यूमिनेशन या फिर कहीं भी आपका इल्यूमिनेशन हो रहा है वो, और उसका अनुपात में इल्यूमिनेशन जब आपका प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कि आपके जितने भी आपके कमरे में बल्ब हो गया या फिर कमरे की साफ सफाई होगी, कलर हो गया, वो सब कुछ बिल्कुल क्लीन है, उस कंडीशन में यानी इन दोनों का अनुपात ही आपका डिप्रिसिएशन फैक्टर कहलाता है। इस फार्मूले का आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ये फार्मूला आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इससे डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ लिया जाता है। डिप्रिसिएशन फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, इसको आप लोग याद रखिए। इल्यूमिनेशन फैक्टर के बाद से हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि प्रदीपन के नियम। प्रदीपन जब आप करते हैं तो कौन कौन से नियम लागू होते हैं। देखिए, प्रदीपन के दो नियम होते हैं, एक होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ और दूसरा होता है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। इन दोनों नियमों पे आपके प्रदीपन कार्य करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन के नियम। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन को हिंदी में बोला जाता है प्रदीपन के नियम। ये दो होता है, एक होता है इनवर्स और एक होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, दूसरा होता है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ को बोला जाता है प्रतिलोम वर्ग नियम, और लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ को बोला जाता है लैम्बर्ट्स कोज्या नियम। अब ये दोनों प्रतिलोम वर्ग नियम और लैम्बर्ट कोज्या नियम क्या होता है
इसके बारे में आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ, उसके बाद हम पढ़ेंगे लैम्पर्ट्स कोसाइन लॉ। पहले शुरू करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ से। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन का पहला है इनवर्स स्क्वायर लॉ। पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो ये कहता है कि अगर कोई लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स द्वारा किसी भी प्रकाशिक तल पर पहुंचने वाला जो प्रदीप्ति है वह उस तल से, यानी कि जिस तल पर पड़ रहा है और जिस हाथ से प्रकाश स्रोत है, उन दोनों के बीच की दूरी के जैसे कोई तल है जहाँ पे आपका प्रकाश पहुंच रहा है, जहाँ पे आपकी प्रदीप्ति हो रही है, और कोई सोर्स है, उन दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी। मान लीजिए दूरी d है तो उसका दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा प्रदीप्ति तीव्रता जो है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। इसको आप वैसे समझिए, जैसे कि ये कोई यश है, यश जो है आपका प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से आपके d दूरी पे ये कोई तल है, यहाँ पे आपका प्रकाश पहुंच रहा है। इससे 2d दूरी पे एक और है, यहाँ पे आपका प्रकाश पहुंच रहा है। और यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो बनता है ओमेगा स्टेरेडियन। तो इसको आप लोग समझ, तो जो इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलता है वो ये बोलता है कि अगर इसके बीच की दूरी d है और इसके बीच की दूरी अगर 2d है, और इसका जो एरिया है ये A1 है, ये A2 है, यानी कि जो तल है ये A1 तल है जहाँ पे आपका इस स्रोत से प्रकाश पड़ रहा है, और ये आपका A2 है जहाँ पे आपके स्रोत से प्रकाश पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रदीप्ति जो होगी, प्रदीप्ति जो E जो है वो सीधे व्युत्क्रमानुपाती होगी इसके बीच की दूरी के, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसको आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप लोग कहीं जा रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कहीं स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं रोडों के किनारे, वहाँ के जैसे जैसे आप स्ट्रीट लाइट के पास आते जाएंगे आपका जो है प्रदीपन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप दूर चलते जाएंगे आपके प्रदीपन कम होता जाएगा। तो इसको आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो यानी कि जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाएगी आपका जो है जो प्रदीप्ति है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये सीधे इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन जो ई जो है वो सीधे आपके आई यानी कि प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जब ये ई जो है सीधे अनुक्रमानुपाती होगी तो ये जो है ई आई बटे डी स्क्वायर, यानी कि जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाएगी आपका प्रदीप्ति कम होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी आपकी प्रदीप्ति यहाँ कम होगी, जैसे जैसे आपकी दूरी कम होगी वैसे वैसे आपकी प्रदीप्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी प्रदीप्ति तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी प्रदीप्ति बढ़ेगी। यानी कि इससे आप निकाल सकते हैं कि जो आपकी प्रदीप्ति है वो आपकी प्रदीप्ति तीव्रता और आपका प्रकाश स्रोत और प्रकाश तल के बीच की दूरी, इन दोनों में आपका किस प्रकार से संबंध है। तो प्रकाश जो दोनों तल के बीच की दूरी है उसके सीधे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जबकि प्रदीप्ति तीव्रता के सीधे समानुपाती होती है। तो अगर आपकी प्रदीप्ति तीव्रता बढ़ती है तो आपकी प्रदीप्ति भी बढ़ेगी, और आपकी प्रदीप्ति तीव्रता अगर आपके तल के बीच की दूरी बढ़ती है तो आपकी प्रदीप्ति कम होगी। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए इल्यूमिनेशन का जो नियम है उसमें जो फर्स्ट नियम है इनवर्स स्क्वायर लॉ, और जो दूसरा नियम है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ये दोनों नियम जो है इनको आप सिद्ध कर सकते हैं, कि आप इनको वर्कशॉप में आप इनको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है कि जो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ है या फिर लैम्बर्ट कोसाइन लॉ है ये वाकई में वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मतलब एक तरह से मजा आ जाएगा, बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल इस पर किया जा सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं आप लोगों को ये दोनों प्रैक्टिकल्स जरूर कराऊं, एक तो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दूसरा लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। इन दोनों प्रैक्टिकल आप लोगों को जरूर कराऊं, क्योंकि अगर आप जब इसको सिद्ध करते हो तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगा। तो मैंने आप लोगों को इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा दिया है, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा
लेबर्ट्स कोज्या नियम या फिर लेबर्ट्स इसको कोसाइन लॉ। ये लैम्बर्ट कोसाइन लॉ जो कहता है वो कहता है कि कोई प्रकाश स्रोत है, उस कोई प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर जो प्रदीप्ति पहुंच रही है, तो जो स्रोत से आने वाला जो प्रकाश किरण है और जो नॉर्मल यानी कि जो अविलंब है, उसके बीच में जो कोण बनेगा, यानी कोण जो है वो थीटा बन रहा है, जो उस कोण के थीटा के कोसाइन के सीधे अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसको आप इस पर समझिए कि ये कोई सोर्स है पी आपका कोई सोर्स है और ये आपका कोई तल है ए बी आपका कोई तल है, और यहाँ से आपका जो किरण पहुंच रही है वो आपका पी ए है, जो आपका किरण पहुंच रही है, और जो आपका अविलंब यानी कि नॉर्मल है वो आपका पीवी है, या आपका नॉर्मल हो गया यानी कि अविलंब, और ये आपका तल हो गया जिस पर आपका किरण पहुंच रही है। तो इसके बीच में जो आपका कोण बन रहा है थीटा, वो जो है इसके यहाँ पे जो ई होता है वो सीधे इस थीटा के कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के द्वारा कहा जाता है। तभी मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इनवर्स स्क्वायर लॉ में कि जो ई जो है वो सीधे अनुक्रमानुपाती होता है आई बाई डी स्क्वायर के। तो इस हिसाब से आपका इन दोनों से 1 और 2 से हो जाएगा, और आप इसको 2 मानिए इसको 1 मानिए, तो इन दोनों से हो जाएगा। आपका ई जो होता है सीधे होता है आई डी स्क्वायर इंटू कॉस एंगल, यानी कि लैम्बर्ट कोसाइन लॉ के द्वारा आप लोगों को ये फार्मूला मिलता है, यानी कि आपकी जो प्रदीप्ति होगी वो सीधे अनुक्रमानुपाती होगी आई के कॉस थीटा, और व्युत्क्रमानुपाती होगी डी स्क्वायर यानी बीच की दूरी के वर्ग के सीधे व्युत्क्रमानुपाती होगी। यह लैम्बर्ट कोसाइन लॉ द्वारा आप लोगों को बताया जाता है। इसको आप सीधे आप परिभाषित कर सकते हैं, या फिर इसको आप प्रैक्टिकल द्वारा भी आप इसे सत्यापित कर सकते हैं। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आप लोगों को जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल कराया जाए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों की पूरी सहायता की जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।